नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2030 तक भारत में 50% ऊर्जा उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से कुपोषण उन्मूलन के प्रयासों में भाग लेने का आग्रह किया। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार संसद के बजट सत्र में डेटा संरक्षण विधेयक पेश कर सकती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक महिला सहित 3 नक्सली गिरफ्तार। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भीषण संघर्ष में 32 लोगों की मौत। युवा कार्य और खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। भारत ने एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या का शानदार योगदान, प्रधानमंत्री ने टीम को बधाई दी। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक भारत के ऊर्जा उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से होने लगेगा और वर्ष 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के साथ इस दिशा में एक मौन क्रांति हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी का विस्तार किया है। गांधीनगर में कल सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के भारत में 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने 13 वर्ष पूर्व सुजुकी के अध्यक्ष के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा कि जब कंपनी ने गुजरात में संयंत्र लगाने में रुचि दिखाई तो उन्हें विश्वास था कि कंपनी को हर वर्ष ये एहसास होगा कि गुजरात विकास के प्रति कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री ने वाहन क्षेत्र में सुजुकी कंपनी की उपलब्धियों की सराहना की। मारुति सुजुकी सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में तो हम दोनों देशों के बीच ये रिश्ते नई ऊंचाइयां तक गए हैं। आज गुजरात महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन से लेकर उत्तर प्रदेश में बनारस के रुद्राक्ष सेंटर तक विकास की कितनी ही परियोजनाएं भारत जापान दोस्ती का उदाहरण है। इस बीच सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने भारत में एक नई कंपनी सुजुकी R&D सेंटर इंडिया की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस जापानी कंपनी का लक्ष्य न केवल भारत में अनुसंधान और विकास प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ाना है, बल्कि वैश्विक बाजारों को भी इसका लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक जागरूकता के प्रयास कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कुपोषण उन्मूलन में सभी को शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े अभियान के लिए समर्पित है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने अगले वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया भर में मोटे अनाज की लोकप्रियता बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान देने के साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर देश ने सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय चेतना की अनुभूति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्मृति वन की स्थापना 2001 के भूकंप में जान गंवाने वालों के प्रति श्रद्धांजलि है। कच्छ में भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को कल देश को समर्पित करने के बाद एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि इस स्मारक में कच्छ की पीड़ा परिलक्षित होती है। इसमें विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम अंकित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भूकंप के मलबे में दबे 185 बच्चों और 20 शिक्षकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंजार शहर में वीर बालक स्मारक को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्मारक अनेक परिवारों की स्मृतियों से जुड़े हुए हैं। स्मृतिवन मेमोरियल और अंजार में वीर बालक स्मारक का लोकार्पण कच्छ की, गुजरात की, पूरे देश की साझी वेदना का प्रतीक है। इनके निर्माण में सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि कितने ही परिवारों के आंसुओं ने भी इसके ईंट पत्थरों को सींचा है। मुझे याद है कि अंजार में बच्चों के परिजनों ने बाल स्मारक बनाने का विचार रखा था। तब हम सभी ने ये तय किया था कि कार सेवा से इसको पूरा करेंगे। जो प्रण हमने लिया था पूरा हो गया। श्री मोदी ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डेटा संरक्षण विधेयक संसद के अगले वर्ष बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। एक समाचार पत्र के साथ भेंट में उन्होंने कहा कि संशोधित डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा जल्द ही सलाह मशवरे के लिए जारी किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में डेटा संरक्षण की व्यवस्था आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए और ये केवल डिजिटल विश्व के लिए कागजी प्रणाली निर्मित करने का प्रयास नहीं लगना चाहिए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत भविष्य में विधि विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार 6 वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए वैज्ञानिक जांच को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। गांधीनगर में कल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि सरकार सदियों पुरानी भारतीय दंड संहिता, अपराध दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को संशोधित करके विधि जांच को अनिवार्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले के जंगलों में एक महिला सहित 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर हत्या और लूटपाट सहित कई आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के अनुसार इन सभी लोगों पर 10 लाख रुपए का इनाम था। नक्सल रोधी ऑपरेशन की C-60 क्रैक कमांडो इकाई और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 37वीं बटालियन के जवानों ने इस ऑपरेशन को पूरा किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कल शाम मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए विधायकों की एक और बैठक की। झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच यूपीए गठबंधन की ये 5वीं बैठक थी। अब सबकी निगाहें राज्यपाल रमेश बैस के निर्णय पर टिकी हैं कि वे मुख्यमंत्री सोरेन के लाभ के पद मामले में क्या फैसला करते हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण नई दिल्ली में आज अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया इस अवसर पर नया औषधि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इससे नियामक प्राधिकरण का कामकाज कागज रहित होगा और वो सभी हितधारकों से जुड़ सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना। 5 लाख रुपए तक की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के लिए उपभोक्ता आयोगों में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत में 50% ऊर्जा उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से कुपोषण उन्मूलन के प्रयासों में भाग लेने का आग्रह किया। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार संसद के बजट सत्र में डेटा संरक्षण विधेयक पेश कर सकती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक महिला सहित 3 नक्सली गिरफ्तार। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भीषण संघर्ष में 32 लोगों की मौत। युवा कार्य और खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। भारत ने एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या का शानदार योगदान, प्रधानमंत्री ने टीम को बधाई दी। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। लीबिया में कल सुरक्षा बलों और हथियारबंद गुटों के बीच संघर्ष में कम से कम 32 लोगों की मृत्यु हो गई और 159 घायल हो गए। लीबिया में 2 प्रतिद्वंदी प्रशासनिक गुट वहां के शासन और तेल संसाधनों पर नियंत्रण की होड़ में हैं। संयुक्त राष्ट्र के लीबिया मिशन ने वहां खून खराबा तत्काल रोकने की अपील की है। अमरीकी नौसेना ने कहा है कि उसके 2 युद्धपोत ताइवान जलडमरू मध्य से गुजर रहे हैं। अमरीका के 7वें बेड़े ने जापान में कहा कि गाइडेड मिसाइल युद्धपोत यूएसएस एंटीएटम और यूएसएस चांसलरविले ताइवान खाड़ी गुजर रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उभरने के साथ ही देश में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूती मिली। 1957 में हुए दूसरे आम चुनावों में केरल ने ईएमएस नंबूद्रिपाद को चुना, जो वामपंथ की पहली सरकार के मुखिया थे। I came to the communist movement through the anti-imperialist national movement. Within the Congress itself, we were in the left, and as leftist congressmen, we organized ourselves first in the Congress Socialist Party. At that time, the Communist Party was in existence at the All India level. इसके बाद बहुत जल्द केंद्र में सत्ताधारी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रैलियां और प्रदर्शन शुरू हो गए, जो सरकार की शिक्षा नीतियों के विरोध में राज्य भर में हुए। विरोध प्रदर्शनों के कारण ईएमएस नंबूद्रिपाद के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत 31 जुलाई 1959 को अपदस्थ कर दिया गया। 1967 में डीएमके ने सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में कांग्रेस को पराजित कर सत्ता हासिल की। Professors and students, they evince very keen interest in Asian problems, and when they take keen interest in Asian problems, they pay special attention to India because they consider India to be the experiment station for democracy. Therefore, they are interested in the success of democracy in India. Therefore, they are very much interested to analyze our actions, our activities and the results. 1977 में एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके तमिलनाडु में सत्ता में आई। एमजीआर पहले अभिनेता थे जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। बहुत जल्द एक और अभिनेता एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम तेलुगु देशम पार्टी था, और वे 1983 में कांग्रेस को हराकर सत्ता में आ गए। Sri Ramachandran has been my brother and my guru also. As an artist, not only he a colleague, but now the present life as a politician, he has inspired me, has shown me the real path of repaying the adoration and the support we got from the people as artists. महाराष्ट्र में 1995 में बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में
पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। I am aloof from all these things. I am not getting allured to all this power politics. I don't want to occupy any chair. I don't want any position. देश ने कई क्षेत्रीय दलों को उभरते देखा, जिनमें शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजू जनता दल, असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं राष्ट्र के खादी फैशन के लिए खादी विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं डिजाइनर चित्रा चंद्रशेखर और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। गुजरात में आयोजित खादी उत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खादी न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर भी एक अहम भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। पिछले 8 वर्षों में खादी को एक नया जीवन मिला है और खादी का उत्पादन 4 गुना बढ़ा है। पहली बार भारत के खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। चित्रा जी, आप खादी की उभरती भूमिका को कैसे देखती हैं और खादी उत्सव जैसे आयोजनों का क्या महत्व है? इस विषय पे बात करते हुए भी मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जैसे ही खादी का जिक्र किया जाता है, मुझे इस शब्द से अपने राष्ट्रीय तिरंगे के चक्र की याद आती है और चक्र से समय का काफी लेना देना है। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में खादी का इतना महत्व रहा है कि ये काफी दूर आ चुका है। हम उसको केवल ऐतिहासिक घटना न मानते हुए खादी काफी अपने आप को वर्तमान में भी ढाल चुका है और आज के वर्तमान के पीढ़ियों के जीवन में उसका महत्व बना रहे। इस वजह से खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी खोला है, अपना वेबसाइट खोला है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोला है, जिससे युवा जो है उसको एक्सेस करे और उसमें से अपने पसंदीदा चीजों को या साधनों को या वस्तुओं को चुन सके। खादी उत्सव में 7500 महिलाओं ने एक साथ चरखे पर सूत काटकर इतिहास रचा। भारत के खादी उद्योग की बढ़ती ताकत के पीछे महिला शक्ति की क्या भूमिका है चित्रा जी? और इस संदर्भ में कम्युनिटी वीविंग और उसके फायदों के बारे में आप हमें बता सकती हैं? कम्युनिटी वीविंग हल्का सा अलग है विथ द नेशंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीविंग। पहले तो लाओं से ही, जैसे हम जानते हैं, भारत में कहानियां हैं, इतनी सारी कहानियां हैं और हमारे संस्कृति से जुड़े हुए इतने सारे प्रथाएं हैं जो औरतों के, माताओं की वजह से घरों में फैलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो ट्रेडिशन है वो आगे बढ़ता जाता है। वीविंग या सिलाई बुनाई जैसे काम जो है औरतों से ही जुड़ा है, क्योंकि वो अपने हाथ से, अपने हाथों के जादू से चीजों को बुनती हैं, बनाती हैं और अपने परिवार वालों के लिए बनाते हैं। ऐसे ही शुरू हुआ था ये जो क्राफ्ट था और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर ऐसे एक कंज्यूमरिस्ट मोड में जैसे चला गया है, फिर भी हमें वो कनेक्शन दिखता है। चित्रा जी, खादी सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली क्लोथिंग का उदाहरण है और अधिक तापमान वाले देशों के लिए आइडियल फैब्रिक है। क्या सरकार के प्रयासों से खादी को वैश्विक स्तर पर उभरते हुए आप देखती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन से खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का सपना साकार होने की संभावना कितनी प्रबल दिखाई देती है आपको? एक किस्म से अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, 21वीं सदी में, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, ये एक परिणाम इससे भी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इवेंट्स हो रहे हैं। तो जो तापमान के बढ़ने की जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, इस सिचुएशन में हम सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक या जैविक कृषि से बने
बने हुए कपास से लोकल या विलेज या रूरल लेवल से ग्रासरूट लेवल पे जो इनके उत्पादनकर्ता ढूंढ सके। और ये जो सिस्टम इंडिया ने एक मॉडल बनाया है, इस मॉडल को कोई और देश भी अपना सकता है और इंडिया इसमें एक लीडर बन सकता है, ये दिखाने के लिए कि ये जो परिवर्तन है ये कैसे हो सकता है, कैसे कम्युनिटी जुड़ सकती है एकजुट होके एक दूसरे को सिखाकर, ट्रेनिंग मॉडल, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के थ्रू अपना उत्पादन कर सकती है। और कोऑपरेशन या सहयोग से हम कैसे इसको नवीनतम बना सकते हैं। ये नहीं कि खादी बोरिंग है या ओल्ड फैशन है, इस थॉट से आगे निकलकर हम कैसे इसे कंटेम्प्रेरी या नए जमाने के तौर तरीकों में उसे ढालकर उसे कंटेम्प्रेरी और रेलेवेंट बना सकते हैं। तो इंडिया इस मामले में एक बहुत बड़ा मॉडल सेटअप कर चुका है, 75 सालों में और भी दिखा रहा है और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाके हम और भी देशों को ये राह दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा रोजगार सृजन की दृष्टि से भी खादी और ग्रामोद्योग की अहम भूमिका है। तो क्या कहेंगे आप चित्रा जी, ग्रामीणों और खासकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है? खादी जैसे ग्रासरूट लेवल में जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम क्रिएट होती है, इससे धीरे धीरे ही सही पर डेफिनेटली इससे सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का जो है एक फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है और कर रहा है। और हमें इसका डेटा अभी भी मिल रहा है। और इंडिया में खादी इंडिया gov.in के वेबसाइट में इनका खुद का इनिशिएटिव है कि हम किसी को भी खादीप्रेन्योर बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस आशा और विश्वास के साथ कि खादी की पहुंच और लोकप्रियता में हाल में आई गति सामूहिक प्रयासों से एक क्रांति का रूप धारण कर लेगी, हम इस प्रेरणात्मक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे चित्रा जी। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप राष्ट्र के खादी फैशन के लिए खादी विषय पर चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रही थीं डिजाइनर चित्रा चंद्रशेखर और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। आकाशवाणी की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज शाम अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान फरीदाबाद के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय पांडे कोविड टीकाकरण, मंकी पॉक्स, वायरल फीवर और अन्य समस्याओं से संबंधित श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टेलीफोन नंबर 011-2342123 और 011-23421764 पर अपने प्रश्न रात 9:30 बजे से पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात को 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाएगा। हमारे युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर हमारे तिरंगे की शान बढ़ाते रहें, यही हमारी ध्यानचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। खेल मामलों की सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने आकाशवाणी को बताया कि आज 26 स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज हम लोग भारत के ऐतिहासिक हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देश में स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे भी खेल दिवस मनाकर खेलकूद को सेलिब्रेट करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम लोगों ने एक मीट द चैंपियंस कार्यक्रम विगत वर्ष शुरू किया था। उसमें जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनको 75 स्थानों पर स्कूली बच्चों से मिलवाकर खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन और न्यूट्रिशन के विषय में जानकारी देने के लिए अभी तक 29 ऐसे चैंपियंस के कार्यक्रम हो चुके हैं। और आज मुझे खुशी है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर 26 स्थानों पर पूरे देश भर में फैले हुए स्कूलों में आज हमारे चैंपियंस जाकर बच्चों को प्रेरित और उत्साहित करेंगे। स्पोर्ट्स डे के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि स्पोर्ट्स को, फिटनेस को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा जरूर बनाएं।
दुबई में कल रात एशिया कप 2020 मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर और 5 गेंदों में 147 रन ही बना सकी। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लिए और हार्दिक पांड्या ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन टेनिस आज न्यूयॉर्क में शुरू होगा। प्रतियोगिता के पहले दिन आज पिछले विजेता और शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव का सामना पहले दौर में रूसी मूल के अमेरिकी खिलाड़ी स्टेफन कोजलॉफ से होगा। पुरुष वर्ग में विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी राफेल नडाल और महिला वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वीतेक के मुकाबले दूसरे दिन होंगे। और अब मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। श्रीनगर और जम्मू में गरज के साथ तेज वर्षा की संभावना है। लेह में आसमान साफ रहेगा, जबकि गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने के साथ वर्षा हो सकती है या धूल भरी आंधी चल सकती है। गुवाहाटी, ईटानगर, कोहिमा, आइजोल, इम्फाल, गंगतोक और शिलांग में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ तेज वर्षा के आसार हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, दिल्ली के पास नोएडा में ट्विन टावर्स गिराए जाने की घटना को अखबारों ने अहमियत दी है। जनसत्ता की सुर्खी है, 10 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 12 सेकंड में नेस्तनाबूद हुई भ्रष्टाचार की जुड़वां इमारत। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, गांधी परिवार को चुनौती की राह खुली, 17 अक्टूबर को मतदान। उधर जनसत्ता का कहना है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने निर्वाचन सूची तैयार किए जाने पर उठाए सवाल। आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर हिन्दुस्तान का शीर्षक है, डिजिटल इंडिया ने दी देश को शक्ति, नए उद्यमी बने। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जल संरक्षण और कुपोषण पर चलाए जा रहे अभियान को मजबूती देने का आह्वान किया। दैनिक भास्कर बदलाव शीर्षक से लिखता है, छोटे शहरों की महिलाएं अब ज्यादा ऑनलाइन, नए खरीदारों में 43% इनका हिस्सा। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में इंटरनेट की पहुंच, यात्रा और समृद्धि जैसे विभिन्न कारकों के कारण महिलाओं की उपस्थिति महत्वपूर्ण रूप से बढ़ रही है। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, अब जनसेवा केंद्रों पर मिलेंगी न्यायिक सेवाएं। ई न्यायालय परियोजना के अंतर्गत मिलेगी ये सुविधा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली विशेष इकाई जनसेवा केंद्र CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने विधि और न्याय मंत्रालय के साथ किया समझौता। दैनिक जागरण की सुर्खी है, महंगाई और घरेलू जरूरत के आधार पर होगा चीनी निर्यात का फैसला। आगामी सीजन में 400 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान। 45 लाख टन चीनी एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होगी। तीसरी रक्षा स्वदेशीकरण सूची पर अमर उजाला की सुर्खी है, 780 रक्षा उपकरणों और प्रणालियों का आयात होगा बंद। रक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। आयात पर प्रतिबंध के बाद घरेलू उद्योग से ही खरीदे जाएंगे रक्षा उपकरण। अमर उजाला लिखता है, चीन के तीखे तेवरों के बीच ताइवान खाड़ी से गुजरे 2 अमेरिकी युद्धपोत। ड्रैगन ने बताया संप्रभुता को चुनौती, कहा सेना खतरा मिटाने को तैयार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्ष 2030 तक भारत में 50% ऊर्जा उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से कुपोषण उन्मूलन के प्रयासों में भाग लेने का आग्रह किया। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार संसद के बजट सत्र में डेटा संरक्षण विधेयक पेश कर सकती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक महिला सहित 3 नक्सली गिरफ्तार। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भीषण संघर्ष में 32 लोगों की मौत। युवा कार्य और खेल मंत्रालय आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर के 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। भारत ने एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। हार्दिक पांड्या का शानदार योगदान, प्रधानमंत्री ने टीम को बधाई दी। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।